हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू दिस वीडियो लेक्चर। इसमें हम लोग जो है संविधान के बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि संविधान क्या होता है, उसकी मूल अवधारणा क्या है और संविधान की ज़रूरत क्यों है किसी देश को। आपने देखा होगा कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने पॉलिटी के बारे में जब हमने बात की थी, यानी उसके इंट्रोडक्शन को समझा था, तो उसमें हमने बताया था कि संविधान जो है पॉलिटी नहीं है बल्कि संविधान पॉलिटी का एक भाग है। उसी में हमने बताया था कि अगले लेक्चर में हम लोग संविधान के बारे में बात करेंगे, ये समझने की कोशिश करेंगे कि संविधान की मूल अवधारणा क्या है, उसको लेकर के एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग यानी मूल समझ बनाने की कोशिश करेंगे और ये जानेंगे किसी देश की शासन व्यवस्था को चलाने में संविधान का क्या इम्पोर्टेंस है और बिना संविधान के कोई भी शासन व्यवस्था, एक लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था खास तौर पे नहीं चल पाएगी। तो उसी के तहत हम लोग इस वीडियो लेक्चर में समझने की कोशिश करते हैं कि संविधान हम किसे कहते हैं और वो उसके लक्ष्य क्या हैं। एक शासन व्यवस्था में संविधान किन लक्ष्यों को लेकर के चलता है। हम लोग ध्यान रखें कि संविधान जो है वो लोकतांत्रिक देशों में भी होते हैं और तानाशाही देशों में भी होते हैं। तो हम लोग जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो आधुनिक लोकतंत्र हैं उनके जो संविधान हैं उनको लेकर के हम समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हम पहले समझते हैं कि संविधान क्या होता है, हम किससे संविधान बोलते हैं। क्योंकि हम कई बार हम सब संविधान को समझते हैं, संविधान प्रावधानों की बात करते हैं, तो उसमें हम लोग कई बार उनको कंफ्यूज कर सकते हैं। क्योंकि जो संसद है या राज्य की विधानसभाएं हैं वो भी कई प्रकार के कानून बनाती हैं, मगर वो संवैधानिक कानून न होकर के वो उनको हम विधायी कानून बोलते हैं। तो संविधान जो है वो विधायी कानूनों से अलग होता है। तो हम इसी लेक्चर में ये समझने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, संविधान क्या है। इसमें हमने जो पहली लाइन लिखी हुई है, हमने लिखा है मौलिक नियमों और सिद्धांतों का दस्तावेज। तो इससे ये स्पष्ट हो गया कि संविधान क्या है, एक दस्तावेज है, एक डॉक्यूमेंट है। किस चीज़ का? मौलिक नियमों और सिद्धांतों का। तो मौलिक नियम किसे क्या है? क्योंकि हमने लिखा है एक शब्द, आपने नियम और सिद्धांत तो कई बार सुना होगा, लेकिन जब हम कहते हैं कि कोई चीज़ मौलिक है तो उसका मतलब क्या है, तो इसको पहले समझते हैं। देखिए, मौलिक नियमों और सिद्धांतों का एक दस्तावेज। तो मौलिक शब्द का मतलब होता है कोई भी ऐसी चीज़ जो जिसकी उत्पत्ति किसी अन्य स्रोत से न हो, वो अपने आप में फंडामेंटल हो। तो संविधान एक मौलिक नियमों का दस्तावेज है। तो इसका मतलब क्या है कि संविधान के जो प्रावधान हैं, संविधान की जो अवधारणा है, वो अपने आप में मूल है और वो किसी धार्मिक ग्रंथ से या किसी पार्लियामेंट से निकला हुआ या संसदीय कानूनों से निकला हुआ नहीं है। तो उसकी उत्पत्ति में, अपनी उत्पत्ति में संविधान जो है खास तौर से लोकतांत्रिक देशों में वो उस देश का एक बेसिक या फंडामेंटल जो है प्रिंसिपल या रूल होता है। और उसके अलावा जो अन्य कानून होते हैं उनके लिए वो बेस का काम करता है। मतलब जैसे आप देखेंगे कि राज्य की जो विधानसभा है वो भी कानून बनाती है और जो संसद है वो भी कानून बनाती है, लेकिन वो संसद के जो संविधान के जो प्रावधान हैं उनको वायलेट करके अपने कानून नहीं बना सकते हैं। उनको कानून बनाते समय संविधान के जो प्रावधान हैं उनका ध्यान रखना होता है। खासतौर पर जो संविधान की मूल संरचना होती है, जिसको हम बेसिक ढांचा या मूल ढांचा बोलते हैं, उनका उल्लंघन नहीं कर सकती है। तो संविधान जो है, हमने पहला शब्द बोला था कि एक प्रकार का दस्तावेज है। उस दस्तावेज में फंडामेंटल रूल्स और प्रिंसिपल्स होते हैं। फंडामेंटल रूल्स और प्रिंसिपल का मतलब है जो अपने उत्पत्ति में किसी अन्य से न उपजे हुए हों, बल्कि वो किसी अन्य के लिए आधार का कार्य करते हों। तो ये संविधान होता है। दूसरा, हमने एक पॉइंट और लिखा है कि संविधान जो है किसी राजनीतिक इकाई का सबसे सर्वोच्च कानून होता है। इसको भी समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, आप देखेंगे कि कई प्रकार के देशों में कई अलग अलग प्रकार की जो है राजनीतिक व्यवस्था होती है। जैसा हमने पिछले लेक्चर में मैं भी समझने की कोशिश की थी कि राजनीतिक प्रणालियाँ जो हैं अलग अलग प्रकार की होती हैं। कहीं पर तानाशाही होती है, कहीं पर जो है कम्युनिस्ट सिस्टम होता है, कहीं पर डेमोक्रेटिक सिस्टम होता है, कहीं पर टू पार्टी डेमोक्रेटिक सिस्टम होता है, कहीं पर मल्टी पार्टी डेमोक्रेटिक सिस्टम होता है। तो जो संविधान है वो, जब हम बोल रहे हैं कि संविधान जो है वो किसी भी राजनीतिक इकाई का, हमने बोला कि भारत एक राजनीतिक इकाई है। आप पिछले वीडियो लेक्चर में हम जाके देख सकते हैं, हमने इसको विस्तार से समझाया है कि भारत किस तरह से एक प्रकार की
राजनीतिक इकाई है। तो हमने यहाँ बोला है कि संविधान जो है किसी राजनीतिक इकाई का सर्वोच्च कानून होता है। तो इसको समझते हैं। हम इसको समझाते हुए बोल रहे हैं कि जैसे कोई तानाशाही है, जैसे आप एक तानाशाही में उदाहरण ले सकते हैं नॉर्थ कोरिया का। तो आप देखेंगे कि नॉर्थ कोरिया में जो है, जो किम जोंग उन जो वहाँ के जो है जो तानाशाह है, वो जो बोल देता है वही जो है कानून है वहाँ का। उसके द्वारा दिया गया आदेश जो है कानून बन जाता है। ठीक उसी तरीके से कई कम्युनिस्ट देशों में जो पार्टी की, जैसे चाइना है, जो वहाँ पार्टी जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना है, उसका जो डॉक्यूमेंट है, उसका जो मार्गनिर्देशिका जो भी उन लोगों ने अपना सिस्टम बनाया होगा पोलित ब्यूरो ने, वो उसके द्वारा कही गई बात सबसे सर्वोच्च कानून होती है। लेकिन एक संवैधानिक, खास तौर पे संवैधानिक लोकतंत्र में संविधान जो होता है सबसे ऊपर होता है, इसीलिए उसको हम सर्वोच्च कानून बोल रहे हैं। यानी कि संविधान से ऊपर न तो कोई नेता है, न कोई नागरिक है, और न ही कोई इंस्टीट्यूशंस है। जैसे आप कह सकते हैं कि पार्लियामेंट एक इंस्टीट्यूशन है, लेकिन पार्लियामेंट भी जो है संविधान के अंडर में जो है काम करती है। उसी तरीके से जुडिशियरी है, न्यायपालिका है, वो सब संविधान के अंडर में काम करते हैं। इस लिहाज से, और ये ज़्यादातर लोकतंत्रों में होता है। आप संयुक्त राज्य अमेरिका को देख लीजिए, आप जर्मनी को देख लीजिए, तो इन सब लोकतांत्रिक देशों में संविधान जो है सर्वोच्च कानून है। यानी कि जो बाकी संस्थाएं हैं या लीडर्स हैं या जो सिटीजन्स हैं, वो सारे लोग जो है संविधान के अंडर में रह करके अपने अपनी भूमिका निभाते हैं। तीसरा हमने चूँकि संविधान के समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसमें तीसरा हमने लिखा है समाज व शासन की प्रेरणा का स्रोत। देखिए, हमने दो पहले पॉइंट समझे, इसको एक बार फिर से हम रिव्यू करते हैं। हमने बोला कि संविधान जो है मौलिक नियमों और सिद्धांतों का एक दस्तावेज है, डॉक्यूमेंट्स ऑफ बेसिक रूल्स एंड प्रिंसिपल्स। हमने फिर उसको समझने की कोशिश की कि हमने बोला मौलिक शब्द यानी बेसिक या फंडामेंटल शब्द का मतलब है कि संविधान जो है वो उसकी अपनी उत्पत्ति में मूल है और किसी अन्य या न तो धर्म ग्रंथ से और न ही संसदीय कानूनों से निकला हुआ है। वो जो है अन्य कानूनों के लिए एक तरीके से स्रोत का कार्य करता है। दूसरा हमने बोला कि संविधान किसी राजनीतिक इकाई, किसी देश का सर्वोच्च कानून होता है। खास तौर पे ये बात लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो है सही साबित होती है। जैसे भारत और अमेरिका, वहाँ पर क्या है, कोई भी नेता, कोई भी संस्था, न तो पार्लियामेंट, नहीं जुडिशियरी और नहीं नेता, वो जो है सर्वोच्च कानून होते हैं, नहीं, बल्कि संविधान जो है सर्वोच्च कानून होता है। इन सभी संस्थाओं और इन सभी राजनीति में भाग लेने वाली इकाइयों को संविधान के अंडर में रहते हुए काम करना पड़ता है। तीसरी बात अब हम समझ रहे हैं कि संविधान जो है समाज व शासन की प्रेरणा स्रोत होता है। कैसे? देखिए, आप इसको भारत के उदाहरण से समझ सकते हैं कि जब आज से बहुत साल पहले, 100-200 साल पहले अगर किसी देश में संविधान होता था, तो वहाँ ये होता था कि संविधान की जिम्मेदारी होती थी कि सत्ता कैसे मिलेगी किसको, यानी कि चुनाव लड़ने के बारे में दिया रहता था। लेकिन आधुनिक लोकतंत्र में क्या हुआ कि संविधान जो है इस तरीके से बनने लगे कि उसमें ये भी दिया जाता था कि संविधान जो है एक समाज को किस तरीके के भविष्य में ले जाना चाहता है। जब आप भारत के उदाहरण से इसको समझिए कि जब भारत का संविधान बन रहा था 1947 से लेकर के 1950 के बीच में, तो इस दौरान भारत में जो है भारत का एक तो विभाजन हुआ था, भारत और पाकिस्तान के रूप में। उस विभाजन से एक जो है हिंसा हो रही थी, दंगे हो रहे थे, और जो है पूरा एक केओस की स्थिति थी। तो ऐसी सिचुएशंस में जब हमारे देश के संविधान निर्माता संविधान बना रहे थे, तो वो कुछ लक्ष्य रख रहे थे कि हमें भविष्य का भारत कैसा बनाना है। तो हम यहाँ पर बोल रहे हैं कि हम भविष्य के भारत की कल्पना कर रहे हैं, तो संविधान में ऐसे प्रावधान डाले गए जो भविष्य के भारत के लिए प्रेरणा का कार्य करें। हमने संविधान में ऐसी संस्थाएं बनाई, ऐसी प्रक्रियाएं की स्थापना की कि जिनके जरिए शासन को, यानी कि जो सत्ता में लोग आएंगे, वो उनसे इंस्पायरेशन लेकर के काम करेंगे। तो यही बात आप अमेरिका के संविधान के संदर्भ में भी समझ सकते हैं कि अमेरिका का संविधान, जैसे बिल ऑफ राइट्स एक वहाँ पर वर्ड्स है, हम कभी किसी लेक्चर में समझने की कोशिश करेंगे
कि उसको सबसे ज़्यादा महत्व देता है। यानी कि वो एक्सपेक्ट करता था अमेरिका का संविधान कि जो अमेरिका में जो लोग चुने जाएंगे वो लोगों के अधिकारों को लेकर के अधिकारों की सुरक्षा की जिम्मेदारी निभाएंगे। तो अब हमने 3 तरीके से संविधान को समझने की कोशिश की। हमने बोला कि संविधान जो है मौलिक नियमों और सिद्धांतों का एक दस्तावेज है। मौलिक शब्द से यहाँ पर क्या बताया हमने बोला कि वो किसी अन्य से उत्पत्ति वाली अवधारणा नहीं है, बल्कि मूल अवधारणा, मूल नियम और सिद्धांतों का एक दस्तावेज है। दूसरा हमने समझाया किसी राजनीतिक इकाई का, जैसे कि भारत का सर्वोच्च कानून है। इसमें हमने बोला सर्वोच्च कानून का मतलब ये है कि न तो संविधान से ऊपर कोई नेता है, न संस्था है, न नागरिक है, सभी को संविधान के अंडर रहना पड़ता है। तीसरा हमने बोला कि समाज और शासन की प्रेरणा का स्रोत, मतलब सोसाइटी किस तरीके से कोई समाज आचार विचार एक दूसरे से बातचीत करेंगे, अंतःक्रिया करेंगे, या फिर जो है जो शासन है, जो नेता हैं, वो किस तरीके से काम करेंगे, उसके लिए संविधान जो है इंस्पायरेशन का काम करता है। ये 3 तरीके से आप संविधान को समझ सकते हैं, बेसिक अंडरस्टैंडिंग बना सकते हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं। हमने बोला इसमें हमने 2 बात की थी कि एक तो हम संविधान की बेसिक अंडरस्टैंडिंग को समझेंगे, जिसको हमने समझा कि संविधान जो है वो मौलिक नियमों और सिद्धांतों का एक डॉक्यूमेंट होता है, जो किसी राजनीतिक इकाई का सबसे बड़ा कानून होता है, खास तौर पे लोकतांत्रिक देशों में। और उसके आधार पर जिस देश में शासन और समाज जो है आपस में एक दूसरे से इंटरेक्शन करते हैं। तो ये संविधान की बेसिक अंडरस्टैंडिंग थी। अब हम दूसरे पार्ट में ये समझने की कोशिश करेंगे कि संविधान की ज़रूरत क्यों होती है, कि बिना संविधान के अगर शासन व्यवस्था चलेगी या किसी की राज व्यवस्था चलेगी तो उसमें क्या दिक्कतें आ सकती हैं। तो 5 पॉइंट के जरिए हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि किसी देश को, किसी शासन व्यवस्था को और उस देश के नागरिकों को संविधान की आवश्यकता क्यों होती है। तो देखिए हमने 5 जो है इसको अलग अलग हम समझने की कोशिश करेंगे। पहले में हमने लिखा है कि संविधान का एक काम है लोगों के बीच आपसी तालमेल को बनाना। इसको हम समझेंगे आगे डिटेल में। अभी हम सारे जो ज़रूरत हैं इनको पॉइंट आउट कर देते हैं। तो पहले में हमने बोला है कि लोगों के बीच आपसी समन्वय या तालमेल को बनाना। दूसरा हमने देखा समाज और देश की महत्वाकांक्षा और लक्ष्यों का दर्पण। तीसरा हमने बताया राष्ट्र की मौलिक पहचान को सुनिश्चित करना। चौथा हमने लिखा है कि संस्थाओं के बीच शक्तियों का वितरण। और 5वां हमने लिखा है शक्तियों पर सीमाएं लगाना। इन 5 पॉइंट के जरिए हम संविधान की ज़रूरत को समझने की कोशिश करेंगे। तो एक करके हम समझते हैं कि संविधान की आवश्यकता क्यों होती है और किस तरीके से जो है संविधान इन आवश्यकताओं को पूरा करता है। तो देखिए पहला पॉइंट जो हमने लिखा था इसमें देखिए कि लोगों के बीच आपसी तालमेल बनाना। इसका क्या मतलब है कि कैसे संविधान जो है नागरिकों के बीच आपसी तालमेल बनाता है। तो आप देखेंगे कि जैसे भारत है, तो हम जो है विश्व के सर्वाधिक विविधता वाले देश हैं। जैसे अलग रिलीजन है, अलग लैंग्वेज है, अलग तरीके से खाने का स्टाइल है, रहने का स्टाइल है, अलग रेसेस हैं। तो इसमें क्या होता है कि अलग अलग विचारधारा, अलग अलग धर्म, अलग अलग भाषा के लोगों को आपस में जब वो लोग बातचीत करते हैं, इंटरेक्शन करते हैं, तो एक नई प्रकार की कॉम्प्लेक्सेस पैदा होती हैं। जैसे नॉर्थ ईस्ट से कोई आया है दिल्ली, तो उसका रिलीजन अलग है, उसका खाने का स्टाइल अलग है, उसका बात करने का स्टाइल अलग है। तो इससे क्या होता है कि आपस में जैसे हम बहुत सारे काम करते हैं, आप कहीं भी दूसरे राज्य में यात्रा के लिए जाते हैं, तो इससे जो है एक प्रकार की समस्याएं आती हैं कि किस तरीके से हमें देश में रहना है। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, एक बेसिक हमने बोला कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है मूल जो है नियम और सिद्धांत अवेलेबल करा देता है। यानी कि एक बुनियादी रूल्स हमने बना दिए कि हम इस तरीके से एक दूसरे से बात करेंगे। जैसे हमने बना दिया, जैसे भारत का संविधान बहुत सारी भाषाओं को में बातचीत करने की स्वतंत्रता देता है। तो अगर मान लीजिए कि संविधान न होता, संविधान ये स्वतंत्रता हमें नहीं देता, और हमने बोला कि संविधान मूल है, उसको मानना ही पड़ेगा, मूल नियम किसी से निकला हुआ नहीं है, इसको मानना ही पड़ेगा। एक मिनिमम जो है
बैरोमीटर है भारत की नागरिकता के लिए। तो जब ये स्वतंत्रता देता है तो कोई आदमी अगर दिल्ली आया है कहीं से, तो कोई दिल्ली का आदमी उस नॉर्थ ईस्ट के आदमी से ये नहीं कह सकता कि तुम अपनी भाषा में बात मत करो, क्योंकि संविधान उसको इस बात की स्वतंत्रता देता है। तो इससे क्या होता है कि सभी लोगों के बीच एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग और बेसिक जो कोऑर्डिनेशन है वो बना रहता है। तो ये काम संविधान करता है। दूसरा हमने जो दूसरा बोला है इम्पोर्टेंट जो संविधान का है, उसमें लिखा है समाज और देश की महत्वाकांक्षा और लक्ष्यों का दर्पण। तो इसको समझते हैं किस तरीके से संविधान जो है, जो हमारे कंट्री की, हमारे देश की जो एम्बिशंस हैं, जो हमारे गोल्स हैं, जिनको भविष्य में हमें प्राप्त करना है, उनको लेकर के एक ढांचा हमें उपलब्ध कराता है। तो देखिए पहले क्या होता था कि पहले के कॉन्स्टिट्यूशन केवल शासन या शासक की नज़रों से बनते थे कि किस प्रकार से शासक जो है अपनी शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। लेकिन जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज में जो कॉन्स्टिट्यूशन बने, तो उन कॉन्स्टिट्यूशंस में केवल गवर्नमेंट या शासन के बारे में नहीं दिया गया, बल्कि ये भी बताया गया कि सरकार की जो शक्ति होगी उसका उपयोग किन उद्देश्यों के लिए किया जाएगा। जैसे हमने लिखा है कि आधुनिक लोकतांत्रिक देशों के संविधान न केवल सरकार की प्रकृति और शक्तियों का वर्णन करते हैं, बल्कि देश और समाज की आकांक्षाओं को भी एक्सप्रेस या अभिव्यक्त करते हैं। जैसे हम अगर इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को देखें तो उनमें अगर हम भारत की संविधान की जो प्रियम्बल है उसको, या फंडामेंटल राइट्स को, या फंडामेंटल DPSPs को, राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं उनको समझने की कोशिश करें, तो उनमें हम देखेंगे जैसे कि स्वतंत्रता, न्याय, समानता, बंधुता, ये जो शब्द हैं ये कोई हमने प्राप्त नहीं किए हैं, पर लेकिन हमने इनको अपना एक उद्देश्य भी बनाया और एक रास्ता भी बनाया। तो संविधान जो है, अगर हम संविधान को देखें, हमने क्या लिखा है, देश व समाज की महत्वाकांक्षा और लक्ष्यों का दर्पण। यानी कि जब हम संविधान को देखेंगे तो वो एक दर्पण की तरह काम करेगा इन उद्देश्यों को लेकर के, कि हम जो है किस आधार कितने प्रकार के न्याय, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक न्याय को प्राप्त करने का प्रयास करेंगे, सामाजिक आधार पर समानता का प्रयास करेंगे, लोगों के बीच में बंधुता स्थापित करेंगे और व्यक्तिगत गरिमा को प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। तो हमने बोला कि आधुनिक देशों के आधुनिक लोकतंत्रों के जो संविधान हैं वो केवल सत्ता के बारे में नहीं बताते, बल्कि ये भी बताते हैं कि भविष्य में हम उस देश को किस तरीके से बनाना चाहते हैं, वो कौन से उद्देश्य हैं, वो कौन से लक्ष्य हैं, वो कौन सी महत्वाकांक्षाएं हैं जिनको हमें भविष्य में प्राप्त करना है। उनके लिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो इंस्टीट्यूशन भी अवेलेबल कराता है और प्रक्रिया भी अवेलेबल कराता है। जैसे इंस्टीट्यूशन में आप देख सकते हो कि हमारी जो जुडिशियरी है उसको हमने जिम्मेदारी दी कि वो किस तरीके से फंडामेंटल राइट्स की, जो लोगों के मूल अधिकार हैं, उनकी रक्षा करेगी। उसके अलावा हम देख सकते हैं कि पार्लियामेंट किस तरीके से लोगों की लक्ष्यों और उनकी महत्वाकांक्षाओं, उनके अधिकारों को ध्यान में रखते हुए कानून बनाएगी। तो संविधान जो है केवल सत्ता के बंटवारे, सत्ता प्राप्त करने की विधि के बारे में नहीं बताता, बल्कि ऐसे इंस्टीट्यूशंस और प्रोसीजर, जो प्रक्रिया है वो भी बताता है जिनके आधार पर हमें भविष्य में एक प्रगतिशील और सकारात्मक समाज बनाना है। तो ये दो पहले जो है उद्देश्य। तीसरा हमने लिखा है कि राष्ट्र की मौलिक पहचान सुनिश्चित करना। तीसरा काम जो संविधान का है वो है किसी राष्ट्र की मौलिक, मतलब बेसिक अंडरस्टैंडिंग। तो अब उसको समझते हैं उसका क्या मतलब है। तो इसमें हमने लिखा है, देखिए, कि राष्ट्र की मौलिक पहचान सुनिश्चित करना। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जैसे हमने पहले ही कहा कि भारत बहुत सारी भाषाएं, बहुत सारे क्षेत्र, बहुत सारे रिलीजन, बहुत सारी संस्कृतियां भारत में रहती हैं। तो इनके आधार पर भारत में जो डिवीज़न है उनको पीछे छोड़ते हुए भारत का संविधान भारत के लोगों को एक पहचान देता है। वो पहचान किस चीज़ की है? भारत की। यानी किसी भी राज्य का निवासी केवल भारत का नागरिक कहलाएगा। उसी तरीके से वो राष्ट्र केवल नागरिकों को पहचान नहीं देता है, बल्कि राष्ट्र को भी पहचान देता है कि राजनीतिक रूप से, आर्थिक रूप से या सांस्कृतिक रूप से कोई राष्ट्र कैसा होगा, हम भविष्य में कैसा राष्ट्र बनाएंगे। जैसे हमने राजनीतिक रूप से हमने बोला कि लोकतांत्रिक गणराज्य भारत की पहचान है। अगर हम आर्थिक रूप से देखें तो हमने 42वें संविधान संशोधन के जरिए भी इसको रखा और पहले भी उसमें प्रावधान डाले कि हम एक समाजवादी
जिसमें समाजवादी का मतलब हम बाद में समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन यहाँ पर थोड़ा समझ लेते हैं। समाजवादी का मतलब है संसाधनों का समान वितरण, और सांस्कृतिक रूप से अगर हम देखें बहुलतावादी धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र। तो जो अभी हम समझ रहे हैं कि किस तरीके से संविधान किसी राष्ट्र की बेसिक पहचान को बनाने की, सुनिश्चित करने की कोशिश करता है। वो दोनों को पहचान देता है, भारत के नागरिक को भी और भारत के पूरे देश को भी। उसकी राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पहचान क्या होगी, और भारत के में रहने वाले निवासियों की जो अन्य जो द्वितीयक पहचान है, सेकेंडरी आइडेंटिटीज हैं, उनके ऊपर जो है उसकी कोई एक पहचान सुनिश्चित करता है। तो ये एक संविधान का काम है। अगला जो है, अभी हमने 3 जो है संविधान की जो जरूरत आवश्यकताएं हैं 3 चीज़ों के लिए उसको समझा। चौथा हमने लिखा है संस्थाओं के बीच शक्तियों का वितरण। अब इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, अगर हमारे देश में किसी एक संस्था को अधिक शक्तिशाली बना दिया जाए या केवल एक ही संस्था बनाई जाए कि वही डिसीजन लेगी, वही जो है न्यायिक निर्णय लेगी, वही जो है विधायिका से संबंधित निर्णय लेगी, या वही जो है कार्यकारी निर्णय लेगी, तो वो उसमें जो है वो अधिक शक्तिशाली बन जाएगी। तो वो लोगों के अधिकार जो है जब चाहे तब छीन सकती है। तो आप देखेंगे कि संविधान ये सुनिश्चित करता है कि अलग अलग इंस्टीट्यूशंस के बीच में शक्तियों का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, पावर्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, वो इस तरीके से हो कि हर संस्था एक दूसरे को कंट्रोल करे, चेक में रखे। देखिए, हमने बोला कि अगर कार्यपालिका कोई ऐसा निर्णय लेती है जो संविधान के जो मूल संरचना है उसका अगर वायलेशन कर रही है, तो न्यायपालिका जो है उसको नल एंड वॉइड घोषित कर सकती है, उसको उसके निर्णय को जो है अवैध घोषित करके, असंवैधानिक घोषित करके उसको समाप्त कर सकती है। वही बात विधायिका और कार्यपालिका के संदर्भ में भी है। अगर कार्यपालिका किसी कानून का पालन इस तरीके से उसका लागू करा रही है कि जिसमें विधायिका को उस पर सहमति नहीं है, तो विधायिका जो है प्रस्ताव पारित कर उस कानून को रद्द कर सकती है। इस तरीके से संविधान ये सुनिश्चित करता है कि कोई एक संस्था ज़्यादा मजबूत या ज़्यादा शक्तिशाली न बन पाए और उनके बीच में एक संतुलन और नियंत्रण की स्थिति बनी रहे। ये संविधान के प्रावधान सुनिश्चित करते हैं। चूँकि हमने पिछले 5 मिनट पहले बोला कि जो संविधान है वो अपने आप में मूल है, उस यानी वो सर्वोच्च कानून है, तो उसके नियम को सारी संस्थाओं को मानना पड़ता है। तो इसलिए संवैधानिक प्रावधान ये सुनिश्चित करते हैं कि देश में हर प्रकार की जो संस्थाएं हैं उनको इतनी शक्ति दी जाए कि वो कार्य अपना कर सकें, लेकिन वो दूसरे संस्था के क्षेत्र में जाके हस्तक्षेप न कर सकें। ये काम सुनिश्चित करता है हमारा संविधान। उसके बाद लास्ट जो हमने लिखा है, लास्ट जो ज़रूरत हमने संविधान की लिखी है, उस पर लिखा है कि शक्तियों पर सीमाएं लगाना। इसका क्या मतलब है? तो इसको हम समझेंगे। शक्तियों पर सीमाएं लगाने का मतलब क्या है कि हमने बोला कि राज्य या जो सरकार है वो नागरिकों के लिए कानून बनाती है, योजनाएं बनाती है। तो कई बार ऐसा हो सकता है कि वो राज्य या सरकार जो है भेदभाव कर सकती है नागरिकों के बीच में। तो संविधान ये सुनिश्चित करता है कि राज्य की शक्ति के ऊपर कुछ ऐसी सीमाएं लगाई जाएं जिससे सरकार के लिए नागरिकों के साथ भेदभाव न हो सके। जैसे कि मूल अधिकार है, इसको हम आगे के लेक्चरों में समझने की कोशिश करेंगे कि मूल अधिकार या संविधान का एक मूल ढांचा, जिसको भी हम आगे समझेंगे, ये सुनिश्चित करता है कि जब पार्लियामेंट या विधानसभा कानून बना रही होती है तो वो नागरिकों में किसी प्रकार का न तो भेदभाव कर पाएगी और न उनके मूल अधिकारों को छीन सकती है। तो इस तरीके से संविधान राज्य की शक्ति पर सीमाओं को लगाकर नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करता है।
तो ये एक इम्पोर्टेंट काम है ताकि नागरिक जो है लोकतंत्र में उसका महत्व, उसकी भूमिका लगातार बनी रहे और वो एक सक्रिय नागरिक के रूप में अपनी भूमिका निभा सके। तो देखिए, हमने 5 पॉइंट के जरिए कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत को समझने की कोशिश की। एक बार इसको रिव्यू कर लेते हैं शॉर्ट में। हमने बोला कि 5 इम्पॉर्टेंट कैटेगरीज़ हैं जिनके ज़रिए हम समझ सकते हैं कि किसी सही मायने में अगर कोई लोकतंत्र है तो उसके लिए उसमें संविधान की भूमिका जो है इन 5 पॉइंट के बेस पर इम्पॉर्टेंट होती है। पहले हमने बोला था लोगों के बीच आपसी तालमेल बनाना, ये पहला पॉइंट था। क्यों हमने बोला कि बहुत सारे किसी देश में अलग अलग किस्म के जो लोग हैं उनकी अलग अलग सोच हो सकती है, अलग अलग लैंग्वेज हो सकती है, अलग अलग रिलीजन हो सकते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन ये इंश्योर करता है, ये सुनिश्चित करता है कि एक प्रकार का समन्वय लोगों के बीच बना रहे। तो सभी को एक मिनिमम लिबर्टी प्रदान करता है कि आप अपनी भाषा बोल सकते हैं, आप अपनी पसंद का खाना खा सकते हैं। तो इससे क्या होता है कि कोई भी उसको चूँकि उल्लंघन नहीं करेगा क्योंकि वो मूल अधिकार होते हैं, तो आपस में लोग विभिन्नताओं के बावजूद भी आपस में लड़ाई झगड़ा या हिंसा नहीं करेंगे। दूसरा हमने बोला कि आधुनिक लोकतंत्र में कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो उस सोसाइटी की जो महत्वाकांक्षा है, उसके लक्ष्य हैं, उनके लिए मिरर का काम करता है। मतलब ये सुनिश्चित करता है ऐसे प्रावधानों के जरिए कि भविष्य में हम अपने देश को, अपने समाज को किस तरीके से बनाना चाहते हैं। तीसरा हमने जो इम्पोर्टेंट पॉइंट बोला कि राष्ट्र की या और नागरिक की मौलिक पहचान को सुनिश्चित करना, कि हम किस रास्ते पर चलेंगे, आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से हम वो कौन सा रास्ता अपनाएंगे जिसके आधार पर हम भविष्य का भारत बनाएंगे। चौथा हमने बोला कि संस्थाओं के बीच शक्तियों का वितरण, किसी लोकतंत्र में एक संस्था अधिक मजबूत न हो जाए, इसके लिए ज़रूरी है कि सभी संस्थाओं के बीच में पावर्स का जो डिस्ट्रीब्यूशंस है वो उनके कार्य क्षेत्र के आधार पर होना चाहिए। तो उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविज़न करता है कि डिस्ट्रीब्यूशन उनके काम करने का जो क्षेत्र है उसके अकॉर्डिंग ही उनको पावर मिले, उससे ज़्यादा पावर ना मिले। पांचवा इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने बोला कि शक्तियों पर सीमा, सरकार की जो पावर है उसके ऊपर कुछ लिमिटेशंस लगाता है ताकि कहीं ऐसा ना हो कि सरकार अंधाधुंध तरीके से कानून बनाते समय या योजनाएं बनाते समय लोगों के जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनको छीन सके। इसीलिए उनके ऊपर कुछ सीमाएं लगा देता है, कुछ युक्ति लगा देता है ताकि वो कानून बनाते समय उनका उल्लंघन ना करें। तो हमने कॉन्स्टिट्यूशन और उसकी ज़रूरत को समझा और आगे हम लोग जो है ये समझने की कोशिश करेंगे कि संविधान भारत का किस तरीके से बना और उसके क्या क्या वो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, क्या क्या एलिमेंट्स हैं, उसको हम आगे के लेक्चर्स में समझने की कोशिश करेंगे। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग इस वीडियो से जुड़े और आप इस वीडियो को देखें और इसमें समझने की कोशिश करें। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप लोग सवाल पूछ सकते हैं, मैं उनका जवाब दूंगा। अगर आपको संविधान की बेसिक अंडरस्टैंडिंग बनाने में, जो कि हमने इस लेक्चर में समझाने की कोशिश की, किसी भी प्रकार की कोई परेशानी हो तो आप सवाल पूछ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में। उसमें हम लोग जो है भारत के संविधान के जो इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स हैं जिनके बेसिक अंडरस्टैंडिंग को समझने की हमने इसमें कोशिश की, उनको हम फर्दर एक्सप्लेन करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे सिंप्लीफाइड तरीके से। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।